होती थी तो हम सोचते थे कि चलो लूडो खेल लेते हैं, कैरम खेल लेते हैं, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो मोबाइल की स्क्रीन से हम सब बाहर ही नहीं आ पाते हैं। शहनाज, बच्चों की तो बात को छोड़ो, आजकल तो बड़े भी इतने व्यस्त हो गए हैं गेम खेलने में कि उन्हें अपने टाइम, पैसा और असली जिंदगी का कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और इसीलिए जरूरत थी कि सही रास्ते की, थोड़े नियमों की, जिससे खेल तो खेला भी जाए लेकिन सुरक्षित तरीके से। बिल्कुल, और इसीलिए आया है नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जिसका मकसद है आपको गेम्स के नियमों में बांधना, ना कि आपको गेम्स खेलने से मना करना। बिल्कुल, और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी एडवोकेट शिवारती बजाज जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। मैम, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। मैम, आजकल हर उम्र का इंसान मतलब ऑनलाइन गेम्स खेलता है, तो ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और एग्जैक्टली ये एक्ट है क्या? इस एक्ट का जो नाम है वही नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। राइट। यानी कि ये एक्ट जिसको हम बोल रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बैन, ये एक्चुअली जो बैन हुआ है वो सिर्फ गैम्बलिंग तक सीमित है, ऑनलाइन गेमिंग पर ये बैन नहीं हुआ है। जो ये बैन आया है ये इसीलिए आया है कि जैसे हम जो हमारी गेम्स हैं जो कि जिसे हम कहते हैं सट्टे की तरफ, गैम्बलिंग की तरफ जाती हैं, उस पर बैन आया है। बट जो हमारी बाकी सेगमेंट्स हैं जैसे ई स्पोर्ट्स हुई, एजुकेशनल गेमिंग हुई, इन सब पे इनफैक्ट ये एक्ट प्रमोट ही कर रहा है। ओके। सो ये एक तरह से जिसे कहते हैं एक रेगुलेशन है जो इसलिए आई है ताकि इस गेमिंग फील्ड को टेक्नोलॉजी की एज में सही डायरेक्शन में प्रमोट किया जाए। ओके। बिकॉज अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास कम से कम 9 से 10 करोड़ डेली यूजर हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जो रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। अगर ये आज का ये नंबर है, जब टेक्नोलॉजी अभी फिर भी नहीं आई हुई है, जैसी ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे आप देख लिए नंबर कैसे बढ़ेगा, और अगर इसे स्टेज पे रेगुलेट नहीं किया गया तो आगे जाके ये सबके लिए दिक्कत बन सकती है। तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि इस एक्ट का आना अनिवार्य ही था। ओके। बिल्कुल, यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि गेम खेलने वाले और गेम बनाने वाले दोनों के लिए सुरक्षा कैसे तय करते हैं? गेम खेलने वालों के लिए सुरक्षा इसलिए है कि अब ये इंडस्ट्री ही रेगुलेट हो रही है। गेम बनाने वालों के लिए ज़्यादा बड़ी इसमें सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लायबिलिटीज़ गेम बनाने वालों पर आ रही हैं और जो पेमेंट गेटवे हैं उन पर आ रही हैं। जैसे कि जो इसमें बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है कि ये 3 भाग में इन्होंने बांटा है गेम्स को। एक है हमारे जो जितनी गैम्बलिंग और ऑनलाइन रियल मनी गेम्स हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर रियल मनी गेम्स पे दिक्कत आ रही है, ना कि जिन गेम्स में कूपन्स एटसेट्रा होते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपने किसी से रियल मनी मतलब असली पैसे की ट्रांजैक्शन हो गई ऑनलाइन, वहाँ पर यहाँ पर दिक्कत आएगी इस गेम में, इस अंडर दिस एक्ट। दूसरी तो एक तो है रियल मनी गेमिंग, दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है ई स्पोर्ट्स, जिसको प्रमोट किया गया है। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है एजुकेशन एंड अदर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स और मॉड्यूल्स, जिसको भी प्रमोट किया गया है। सो अगर आप देखेंगे इन 3 में से सिर्फ एक ही है जिसको डिस्करेज किया गया है या बैन किया गया है, जिसमें आपके एक्चुअल मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है और एक्चुअली उसका गैम्बलिंग की तरफ रुझान जा रहा है। ओके। तो ये जो एक्ट लागू किया गया है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ये क्या हर तरह की गेम्स पर लागू किया गया है? मतलब चाहे वो मोबाइल पर खेल रहे हो, किसी कंप्यूटर पे खेल रहे हो, या कोई भी ऐप हो, मतलब हर जगह पे ये लागू किया? बिल्कुल, ये किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे एज लॉन्ग एज वो इंटरनेट पे चल रहा है, वो ऑनलाइन है, उस पे लागू किया गया। ओके। तो अगर हम बच्चों की बात करें और एडल्ट की बात करें तो जो ज़्यादातर गेम से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या खास कानून में सोचा गया है? जो अडल्ट्स और बच्चे हैं, अब इसमें थोड़ा सा हमारा ओवरलैप आ जाएगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ। उसमें क्या है कि जो अडल्ट्स के लिए तो बैन है ही है, बच्चे तो वैसे ही पेरेंटल कंसेंट के अंडर आते हैं, तो उसमें हमारा इंटरफेरेंस आ जाएगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ भी, जहाँ पे ऑब्वियसली पेरेंटल कंट्रोल विल कम इनटू प्ले, और वहाँ पे जो भी बच्चों के लिए कंट्रोल टाइम रेगुलेशन एप्स पे होती हैं वो एप्लीकेबल होंगी। बट हाँ, अडल्ट्स के लिए तो इट इज़ नॉट अलाउड, आप खेल ही नहीं सकते हैं जब तक बैन है।
तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है कंटिन्यूसली मतलब गेम्स खेलते रहते हैं, बच्चे भी खेलते रहते हैं, कोई इसी तरह के कोई नॉर्म्स इसमें है कि कोई टाइम इंटरवल या किस तरह से इसको बनाया गया है ताकि इस चीज़ों में ना फंसे कोई? ये जो एक्ट आया है ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए आया है। इसमें आप पेरेंटल कंट्रोल जो है वो इसलिए होगा कि पेरेंटल कंट्रोल पे आप वो तो चलो आप अपने बच्चे को कैसे इन्वायरमेंट में ला रहे हो, बड़ा कर रहे हो, वो अलग चीज है। जी। पर जो एक्ट है वो सीधा यही बात कर रहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो गैम्बलिंग की तरफ जा रही है, जो सट्टे की तरफ जा रही है, उस पर बैन किया जाएगा। तो गेमिंग कंपनीज जो अब तक सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रही थी, अब उनके लिए इस कानून के बाद कौन कौन सी जिम्मेदारियां तय हो गई हैं? इसमें क्या है कि इनफैक्ट अगर हम देखे जाए एक बैन आया है जो एक रेगुलेशन भी है, तो ये ना ही ऐसी गेम्स को बैन कर रहा है जिसमें हम कहते हैं गेम ऑफ चांस कहते हैं जिसको, कि चलो इसका आज तुक्का लग गया या चांस लग गया, वो वाली गेम्स को बैन किया गया। बट गेम ऑफ स्किल को प्रमोट किया गया है, जैसे हमारी ई स्पोर्ट्स हैं, हमारे एजुकेशनल गेम्स हैं। इसमें एक और चीज बहुत अच्छी उभर के आएगी हमारी देश के लिए, जिसे कहते हैं हम आईपी बेस्ड गेमिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेस्ड गेमिंग। इसमें क्या है कि अब ये अगर हम ये मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा मौका है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अपनी आईपी बेस्ड गेमिंग प्रमोट करने के लिए। आईपी बेस्ड गेमिंग क्या होती है? जो कैरेक्टर्स हों आप उनके ऊपर गेमिंग बनाए, जैसे हमारे फेमस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनको लेके आप कोई गेम बनाइए। तो जो सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं, जो फेमस कैरेक्टर्स हैं, नहीं तो आप अपना भी कोई कैरेक्टर निजात कर सकते हैं, उसको यूज करके भी आप पूरी कोई गेम बना सकते हैं। एंड ऐसी चीजों से क्या होता है, जैसे मारियो खेलते होते थे हम, तो मारियो का कैरेक्टर बनाया गया था, ऐसे ही आप कोई गेम में कोई कैरेक्टर बना के आप उसको, जैसे शक्तिमान है वो कैरेक्टर बनाया गया है, ऐसे ही कोई कैरेक्टर बना के आप उसकी आगे गेम बना सकते हैं। जैसे शक्तिमान सीरीज को आप गेमिफाई कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके ये सब एक पूरी एक इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है इस एक्ट के द्वारा, कि आप उन कैरेक्टर्स को बना के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेस्ड गेमिंग करके आप इसको एक बहुत रेगुलेटेड वे में आगे ले जा सकते हैं। और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मौका है, ई स्पोर्ट्स के लिए, ई स्पोर्ट कॉन्सर्ट्स के लिए बहुत बड़ा मौका है। उनको लीगली वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। एजुकेशनल गेमिंग बहुत बड़ी बन सकती है इस केस में। जितनी एडटेक कंपनीज हैं सारी एजुकेशनल बेस्ड गेमिंग को प्रमोट कर सकती है अंडर दिस एक्ट। तो काफ़ी फायदे हैं। सिर्फ इसमें यही हुआ है कि जो अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग हो रही थी, जिसमें गैम्बलिंग, सट्टा और ये सब आ रहा था, उस पे बैन किया गया। ओके, बिल्कुल। तो मतलब हम ये मान लें कि जो जुआ है, जैसे गेम खेलते हैं लोग, और स्किल बेस्ड जो गेम होता है, तो इनमें फ़र्क कर दिया गया है कि ये दोनों अलग अलग है और इसी के तहत कानून में कुछ कुछ रखे गए हैं नॉर्म्स। बिल्कुल, पहले ये थोड़ा ग्रे में चल रहा था, पर अब इतना ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया कि अब किसी को कोई शक नहीं रहा कि कौन सी गेम बैंड है और कौन सी नहीं बैंड है। तो जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं और स्पेशली ऑनलाइन गेम्स जब हम खेल रहे होते हैं, तो हमारा डेटा, जो हमारी पहचान है, क्या ये सब सुरक्षित है? क्या कानून में इसका भी ख्याल रखा गया है कि सब कुछ चीज़ें जो हैं ये सुरक्षित रहें? बिल्कुल, इसमें ना ही सिर्फ ये एक्ट आ रहा है, बट इवन जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका भी रोल है, आईटी एक्ट का भी रोल है। जो पर्सनल डेटा है यूजर का प्लेटफॉर्म में, वो उसके कंसेंट से ही चलेगा, और अगर उसके कंसेंट के बिना उसका कोई मिसयूज होगा तो ऑब्वियसली कंपनी पे पेनल्टी आएगी। पर अगर कोई प्लेयर ही कोई ऐसा डिफॉल्ट कर दे जो उस कंपनी के लाइंस के बाहर है, तो ऑफ कोर्स प्लेयर पे भी आएगा। पर ज्यादातर डिफॉल्ट कंपनी, पेमेंट गेटवे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि रियल मनी ट्रांजैक्शन जहां आ जाए, तो यहाँ तक कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी उन पे भी नजर रखी गई है कि वो भी ख्याल रखें कि वो कहीं ऐसी जगह ना जुड़ें जहां पर उनके लिए कुछ ऐसा हो कि वो ऐसी ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहे हैं जो इलीगल हो। यहाँ तक कि एडवर्टाइजर्स को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना दें जो लोगों को गुमराह करें कि इस गेम में खेल के आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, पर इस गेम में मिलके आपको नहीं होगा। और जबकि अगर वो गैम्बलिंग की तरफ जाएगी तो वो बहुत उन पे पेनल्टी आई जाएगी। तो ये जो कानून है ये पूरे देश के लिए एक जैसे लागू किए गए हैं या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं? जो गेमिंग लॉ होता है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बेसिकली जो इसका मेन लॉ है वो पूरे देश के लिए सेम।
ओके बट स्टेट को राइट है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रूल ला सकती है इसको बेटर इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो उनके स्टेट में करंट सिचुएशन है उसको साथ में लेके इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि वैसे जो कानून है वो तो पूरे देश के कानून लिए पूरे एक ही देश लागू के लिए हुआ है, जी। लेकिन कोई भी अगर कोई राज्य है, कोई स्टेट है, तो वो अपने अलग कानून बना सकती है। अलग कानूनी वो एक उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें थोड़ा उच नीच कर बट सकती है। वो चेंजेस वही होंगे जैसे कि हमने जो बताया चेंजेस होंगे वो एक्ट के अंदर के एक्ट अंदर के ही। दायरे में ही होंगे। ओके एक सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी फॉरेन कंपनी की बात करें जो उनकी गेमिंग ऐप होते हैं जो अपनी भारत में सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या उन पर भी ये कानून जो है वो लागू होगा? जो भी कंपनी चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो भारत में अपनी सेवाएं दे रही है और वो सेवाएं इस एक्ट के हिसाब से नहीं है, तो उस कंपनी को वो कंपनी जिसे कहते हैं उस कंपनी पे पेनल्टी लगेगी। वो कंपनी को हम एक्ट के अंडर फॉल करेगा, मतलब इट विल बी लायबल। ओके तो अगर किसी के साथ गेम से जुड़ी शिकायत हो, अगर किसी को, या फिर हम किसी के साथ किसी को कुछ गलत लगता है, तो क्या वो शिकायत दर्ज करा सकता है? कहाँ दर्ज करा सकता है और इसका प्रोसीजर क्या रहता है? इसके लिए जो एक्ट के अंडर एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, वहाँ पे उसकी शिकायत हो सकती है। फिलहाल ऑनलाइन पोर्टल है, काफ़ी इन ऐप मैकेनिज्म है। आप ऐप में जाकर, जो ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर होता है, वहाँ जाकर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी डाल सकते हैं। कहाँ पर ऑनलाइन, कहाँ पर हम कंप्लेंट? अच्छा, तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये एक्ट बनाया गया है और इसीलिए बनाया गया हो कि कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती थी, तो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में अगर हम देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह का फ़र्क आने वाला है आफ्टर दिस एक्ट? इसमें ये जो मेजर फर्क आएगा वो ये आएगा कि जो आपकी रियल मनी गेम, जिसमें पहले गैम्बलिंग की तरफ रुझान जा रहा था लोगों का, जहाँ पे उनका नुकसान हो रहा था पैसों का, चाहे अब देखिए वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, नुकसान होता है, अब वो चाहे 10 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का हो, तो एक तो वो नुकसान होने के चांसेस कम है ऑनलाइन गेमिंग में अब। सो इससे और लोगों का जो एडिक्शन होता है इस तरफ, वो कम होगा। ओके और इसके अलावा जो अब गेम्स बनेंगी वो ज्यादा स्किल बेस्ड होंगी। ओके सो उससे क्या होगा कि उससे ना ही यूजर भी बेटर गेम्स खेलेगा, बट एट ए लार्जर स्केल हमारी इकोनॉमी में भी उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इंडिया से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स निकलेंगे, ज्यादा अच्छी गेम्स निकलेंगी, ज्यादा अच्छी जैसे मैंने कहा आईपी बेस्ड गेमिंग निकलेंगी, और वो फिर इंडिया के बाहर भी जाके पॉपुलर हो सकती हैं। सो इसका काफी मल्टी लेवल पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए ये एक्ट है। तो बिल्कुल जैसे कि दर्शकों हमने आपको कहा था कि इसमें कुछ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 में कुछ गेमिंग के लिए रूल बनाए गए हैं, आपको गेम्स खेलने के लिए मना नहीं किया है। तो आज गेमिंग ऑनलाइन एक्ट 2025 पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी एडवोकेट शिवारती बजाज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।